नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। कहते हैं सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता है। ये लाइन बहुत सटीक बैठ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ऐसे में अब सवाल ये है, जहां दलित समुदाय को सभी राजनीतिक पार्टियां साधने में लगी हुई हैं। 14 तारीख वो तारीख है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की, तमाम जो है राजनीतिक पार्टियां उनको साधने में लगी हुई हैं, वोट बैंक को साधने में लगी हुई हैं। ऐसे में सवाल सर ये है कि जिस तरीके से 2007 को 27 में दोहराया जा रहा है, तमाम फॉर्मूला वहां पर यहाँ पर लाया जा रहा है, ये 14 तारीख किस पार्टी के लिए कितना अहम होगा और कैसे देखा जा सकता है? देखिए, सबसे मेन बात यह है कि 14 तारीख क्या है, उत्तर प्रदेश की सियासत में मेगा शो होने जा रहा है। मेगा शो आप इस तरह से समझ लीजिए कि शक्ति प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी का, बसपा का, और उसके साथ ही समाजवादी पार्टी और थोड़ा सा कांग्रेस का भी। वो इसलिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण है कि अंबेडकर जयंती है, और अंबेडकर जयंती पर सबसे जो बड़े चेहरे इस वक्त राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो मोदी यूपी के दौरे पर तीसरी बार, मेरठ, जेवर और उसके बाद अब सहारनपुर में एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है। लेकिन एक बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, अभी तक वो आधिकारिक घोषणा नहीं है, उस 14 तारीख को एक बड़ा ऐलान पीएम मोदी उस मंच से ऐसा करेंगे कि जो बाकी दल जिस 14 तारीख को लेकर जितने जोश में है, कहीं ऐसा ना हो कि उस बयान के बाद और उस ऐलान के बाद उनके लिए टेंशन बढ़ जाए। उसमें मायावती को भी टेंशन होगी, उसमें अखिलेश यादव को भी और कांग्रेस को भी। अभी वो स्क्रिप्ट में नहीं है, अभी उसका कोई ऐलान नहीं है, अभी उसकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। 14 अप्रैल को जब अंबेडकर जयंती होगी और जब उद्घाटन हो रहा होगा उस एक्सप्रेसवे का, तो कहा यह जा रहा है, खबर यह है कि प्रधानमंत्री उस एक्सप्रेसवे का नाम, जो दिल्ली देहरादून या सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे है, उसका नाम अंबेडकर के नाम पर हो सकता है। कहीं ना कहीं जो है वो दलितों को साधने की कोशिश की जा रही है। मृत्युंजय, कई चीज़ों को जब देखेंगे तो गौर करने की बात यह है कि बीते एक महीने में प्रधानमंत्री की ये तीसरी बड़ी रैली है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जनता को साधने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। नोएडा से भी हुंकार सपा की तरफ से भरी गई। देखिए, ये जो कोशिश है ना, सबसे पहली चीज़ तो ये पिछड़े वोटरों को साधने की कोशिश। सभी दल इस वक्त समझ चुके हैं कि पिछड़ों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव, जिसकी आप बात कर रहे थे सपा की तरफ से, वो लगातार अपने हर मंच से एक ही फॉर्मूला अपनाते हैं, वो पीडीए वाला। वो पीडीए वाले फॉर्मूले को लेकर साथ चल रहे हैं। इसके साथ ही वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, मायावती की जो भूमिका कभी रही थी, अब मायावती उस भूमिका में नहीं है, आपका कोई नहीं है, सिर्फ हम ही आपके साथ हैं। इस चीज़ को लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे पिछड़े वोटर्स की बात कर लीजिए आप, वो लगातार इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी भी लगातार पश्चिमी यूपी में आ रहे हैं और वो भी इसी मैसेजिंग को देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ वक्त पहले नगीना से सांसद है चंद्रशेखर, उन्होंने इस बात को कहा था कि जो एक्सप्रेसवे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। ये मांग उन्होंने उठाई थी। अब मैं गारंटी इस बात को कह सकता हूं कि बात को मैं थोड़ा सा इसलिए काटूंगा। देखो, इसमें एक राजनीति है मृत्युंजय। मैं जैसे ही पता लगा कि बीजेपी दाव खेलने वाली है, चंद्रशेखर दलित वोटों के लिए एक लामबंदी कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो एक क्रेडिट के बाद में चंद्रशेखर को जैसे लगा कि ये, मतलब जिस तरह खबर हम बता रहे हैं, ऐसी खबर जब ये बाहर थोड़ी सी लीक हुई है, तो चंद्रशेखर ने भी क्रेडिट लेने के चक्कर में ये लिख दिया। इसलिए इसमें चंद्रशेखर का बहुत बड़ा रोल नहीं होगा। लेकिन ये जो पूरा खेल है ना, पूरा खेल 22% जो दलित वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, उसको साधने की है। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती है। पश्चिमी यूपी में पिछले 2 महीने में तीसरी बार प्रधानमंत्री का रैली करना पश्चिमी यूपी में कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। आप ये देखेंगे कि यूपी में जो 403 विधानसभा सीटें हैं, उन 403 विधानसभा सीटों में 84 सीटें दलित वोट बैंक के लिए रिजर्व है, और ऐसी 104 के लगभग सीटें हैं किसी भी सरकार को उठापलट करने के लिए, सत्ता बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब 14 अप्रैल को होने क्या वाला है? 14 अप्रैल को ये होगा कि एक तरफ पश्चिमी यूपी से प्रधानमंत्री मोदी चुनावी बिगुल फूकेंगे, दूसरी तरफ लखनऊ से मायावती विशाल रैली करेंगे। और मायावती की रैली हर कोई जानता है कि जब होता है तो वो शहर पूरा नीला समंदर हो जाता है, पूरा पट जाता है। तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी गांव चलो अभियान चला रही है। अखिलेश चलो बस्ती, हाँ, गांव चलो बस्ती चलो, ये अभियान चलाने जा रही है समाजवादी पार्टी। चौथी तरफ चंद्रशेखर रावण भी चौपाल लगाने जा रहे हैं उसी अंबेडकर जयंती के दिन। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी एक तरफ से उस दलित वोट बैंक को साधने के लिए एक अभियान चलाने जा रही है, जहां वो दलितों के बीच जाएगी और लोगों से अपना संपर्क जोड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये जो सियासी संग्राम है ना, वो 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए हो रहा है।
ठीक है सुमन, एक चीज देखा जाता है कि जब भी हम दलितों की बात करते हैं तो मायावती का एक चेहरा बन जाता है, वहां पे साफ तौर पर दिखाई देता है। अब उसको अपनी तरफ चंद्रशेखर कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह ये क्योंकि उनका कहना है कि मायावती का जो अस्तित्व है, राजनीतिक अस्तित्व है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है उत्तर प्रदेश। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए पूरे बसपा का पूरा स्लॉट, अगर पूरा इतिहास देखिए खंगाल के, तो जिस समय में काशीराम जी आए थे उससे पहले भी अगर देखा जाए तो दलित की स्थिति यूपी में कोई खास नहीं था, ठीक है। और वो कोई निर्णायक वोट में नहीं थे उस समय। राजपूत हैं या जाट हैं या फिर यादव समुदाय के द्वारा देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पकड़ थी उनकी वो काफ़ी मजबूत थी, और वही कहीं ना कहीं पूरे राजनीति को जो है सो हैंडल करते थे। लेकिन फिर जब काशीराम जी आए थे तो उन्होंने क्या हुआ, इन चीज़ों को पकड़ा कि जो पूरा दलित समुदाय है, जो वोट है, परसेंटेज है उस समय 20-22 के आसपास जितने भी हैं, उनको लेकर के उन्होंने नारा दिया कि उनकी आर्थिक यथावत स्थिति को सुधार किया जाए। और इसीलिए जो है वो पूरा वोट बैंक आप देखिएगा कि 22 से 23% जो है वो बसपा की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि जब सपा का कार्यकाल आया तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, राजनीतिक परिदृश्य में थोड़े से बदलाव आते हैं। जब कहीं ना कहीं आंतरिक मामले में आप देखिएगा तो उसमें जो सीटों का जो लालच होता है, ऐसा चीज़ें घूम फिर के आता है, तो उसमें बदलाव आया था। और उसी के कारण जो है सो आप देखिएगा 2022 में लगभग 13% के आसपास मानिए विधानसभा के चुनाव में बसपा की तरफ गया था चुनाव। उसके बाद फिर जब आप लोकसभा में जाइएगा 2024 के आसपास तो 9% के आसपास गया था। चीजें कुल मिलाकर के इधर उधर हो गई हैं। मृत्युंजय, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमेशा से चंद्रशेखर का ये बयान सामने आया है, और या फिर राजनीतिक बयानों को देखें, बी पार्टी कहा जाता है, बी टीम कहा जाता है मायावती को, यानी बसपा को बीजेपी की। इससे पहले जब भी लखनऊ में आयोजन हुआ तो कहा गया कि मायावती जो है वो उनकी रैली थी और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनके कार्यकर्ता थे, इसलिए पूरे लखनऊ को जो है वहां पर नीले समंदर में तब्दील कर दिया गया। तो अगर कुछ ऐसा होता है दलित वोट बैंक मायावती की तरफ जो है, तो वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा। देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ऐसा मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप पिछले चुनावों का आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। जब भी जो पिछड़ा वोट है जब वो शिफ्ट हुआ है, वो बीजेपी से ज्यादा या तो सपा की तरफ गया है या वो कांग्रेस की तरफ गया है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये 2024 के आंकड़े कहते हैं इस बात को। तो अगर ये वोट बैंक शिफ्ट भी होता है, क्योंकि देखिए लगातार अखिलेश यादव जिस तरीके से मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार है बसपा के इतिहास में जब बसपा का वोट शेयर 10% से नीचे गया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अब वो वोट बैंक बीजेपी की तरफ भी नहीं गया, क्योंकि आप देखिए बीजेपी की सीटें भी उत्तर प्रदेश में कम हुई हैं, तो वो गया कहाँ है? वो सपा की तरफ गया, वो कांग्रेस की तरफ गया है। तो कहीं ना कहीं दलित जो है वो बटे हैं। सर, कई सारी चीज़ों को जब हम गौर करते हैं और पिछली स्थितियां जैसे भी उत्तर प्रदेश में रही हुई हैं, तो कहा यह जाता है कि दलितों का कौन है। चुनाव आता है, सबकी थाली में सारी चीज़ें। वो एक कहावत है ना कि जब उत्तर प्रदेश में या किसी राज्य में चुनाव आया है तो हमारी थाली में पुलाव है, ऐसी कहावत कही जाती है। तो उसको जब देखते हैं तब क्या तभी दलितों की याद आती है? इसके बाद, इसके पहले ऐसा कुछ नहीं? देखिए, ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से, लेकिन अभी मौजूदा टाइम की अगर राजनीति को हम देखें तो वो दलित पिछड़े पर ज़्यादा केंद्रित होती दिखाई दे रही है। ये आरोप तो अब जो जनरल कास्ट वाले हैं, जो जनरल जाति वाले, वो लोग लगाना शुरू कर दिए कि भाई कहीं ना कहीं अब हम पिछड़े हो गए हैं सियासत में। ये हो सकता है कि भाई उस राजनीति में वो ईमानदारी नहीं बढ़ती उन लोगों ने जो दलितों के लिए लड़ रहे या जो दलितों के नाम पर आगे बढ़ना शुरू किया। बसपा का क्या था? बसपा के लिए कहा कि भाई आज भी जब वो लिखती हैं मायावती या दूसरे नेता कि हमारा मूवमेंट, बसपा का मूवमेंट, काशीराम जी का मूवमेंट, लेकिन वो मूवमेंट कहाँ गया? ये सवाल ये खड़ा होता है कि वो मूवमेंट, जो आंदोलन था, आपको क्या लग रहा है आज के दौर में कि वो बसपा आंदोलन वाली पार्टी बन के रह गई है? कहीं कोई आप ज़मीन पर कोई सक्रियता नहीं, छात्रों से उसका कोई लगाव नहीं, युवाओं से कहीं वो जोड़ नहीं पा रहे हैं। खुद का जो वोट बैंक 30% से शुरू हुआ था, आते 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 वो 8-10 पर आकर रुक गया। तो ये सबसे बड़ी कमी है जो बसपा लगातार धीरे धीरे पीछे चलती जा रही है। और फिर उसमें दलित वोट बैंक के साथ दिक्कत ये आ रही है कि अब वो कहाँ जाए। वो बसपा के साथ जिस तरह से जुड़ा है, अब उसको दिख रहा है कि बहन जी इतनी सक्रिय है नहीं। वो हर बार कहती ज़रूर है। पिछली बार उन्होंने लखनऊ में जब रैली की थी काशीराम परिणय दिवस के रूप में, तो तब ये कहा था कि अब मैं हर शहर में जाऊंगी, आप लोगों से आसानी से मिल जाऊंगी और हम जो है एक चुनावी संगठन शुरू करने वाले हैं। और अब बिल्कुल वो नहीं हुई। उसके बाद मायावती गायब हो गई। फिर लखनऊ, फिर नोएडा में एक वो होता है सम्मेलन हुआ, वहाँ लोग आए, बहुत सारी भीड़ आ गई कि भाई मायावती आएंगी, लेकिन मायावती नहीं आई। आकाश आनंद आए, 5-7 मिनट के लिए आए और वो भी चले गए। और मायावती चलिए खुद से सक्रिय नहीं हो पा रही, एक उम्र का तकाजा हो सकता है या इतने दिन की सारी चीजें हो गई। आपने लेकर के भी तमाम बयान आए हैं कि वो भी मैच्योर नहीं है, उसके बाद फिर से उनको वही बात है। आपने आकाश आनंद के साथ क्या किया? आपने जो एक चेहरा था आपके पास
बहुत अच्छा मौका था। जब अखिलेश यादव बढ़ रहे हैं, जब राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, तो उनसे तो युवा ही है ना वो। आपने कहते हैं ना किसी चीज़ की भ्रूण हत्या हो जाना, आकाश यादव के सियासी करियर की भ्रूण हत्या उन्होंने खुद ने कर दी। पहले खुद से कह दिया नहीं वो मैच्योर नहीं है, इसलिए उनको हटा दिया, फिर वो माफ़ कर दिया। फिर लोग कहते हैं अरे यार, जब खुद ने ही उनकी बुआ ने उनके बारे में डिसीजन ही जो है वो कंफर्म नहीं हो। क्या करेंगे। अब अखिलेश यादव जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो उनके वोट बैंक के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। जिस तरह मृत्युंजय कह रहे हैं कि वो जो वोट कट रहा है, जो वोट बिखर रहा है, वो घट रहा है, वो बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा है। इस वक्त बड़ा मौका जो है वो समाजवादी पार्टी कैच करेगी। और मुझे लग रहा है कि जो रणनीति है, अभी जब दादरी में रैली की है अखिलेश यादव ने, तो पता है कहाँ गए थे वो? मायावती के गाँव अखिलेश यादव, और मिले मायावती के एक पूर्व सहयोगी से। ये एक मैसेज है, ये एक बड़ा संदेश है, और ये खतरे की घंटी है बसपा के लिए। अगर अभी भी नहीं चाहते तो फिर क्या है, गठबंधन की राजनीति पर आप है नहीं, आप सीधे कह देते नहीं गठबंधन नहीं करना आप किसी से, अकेले भी आप लड़ नहीं रहे सही तरीके लिस्टेबल होने के आप लायक, तो फिर किस तरह से होगा, ये अब देखने वाली बात होगी। हाँ, 14 तारीख पर नजर जरूर है कि मायावती वहां से क्या ऐलान करती है। मायावती का यहाँ पर चुनावी रण में आना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं, क्योंकि वो भी लगातार दलितों को साध रही है। सीधा फायदा अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को हो रहा है, चंद्रशेखर को हो रहा है। हमने देखा लोकसभा का चुनाव, हमने देखा जो वोट बैंक बसपा का हुआ करता था वो शिफ्ट होकर इंडिया गठबंधन के पाले में चला गया। लेकिन ये पहली बार है इतिहास में जब मायावती लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले एक्टिव होती हैं। आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ। इतिहास में था 1995-2000 का वो दौर था जब मायावती खूब एक्टिव हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद उनको लगा कि अब ये वोट बैंक मेरे पाले में है, इसलिए वो बहुत शांत हो गई। लेकिन एक चीज़ से मैं सहमत हूँ कि मायावती जो है ना, अभी पिछली रैली उन्होंने अक्टूबर महीने में किया लखनऊ में, तो लोगों के जहन में आने लगा कि मायावती अगर फील्ड पर उतर गई तो जो बसपा का वोट बैंक खिसक गया इंडिया गठबंधन के पाले में या बीजेपी के पाले में, वो फिर से आ सकता है बसपा के पाले में। तो ऐसे में मायावती अभी प्लान कर रही हैं, लेकिन ये प्लान एग्जीक्यूट कितना होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि बार बार क्या होता है कि संगठन लेवल पर ये प्लानिंग तो करते हैं। प्लानिंग इन्होंने किया था कि आकाश आनंद को हम एक युवा चेहरे के तौर पर लोकसभा में उतारेंगे, लेकिन क्या होता है कि 4 दिन बाद फिर वो फैसला वापस ले लिया जाता है, फिर 4 दिन बाद नया फैसला आता है कि आकाश आनंद को फिर से हम पार्टी की कमान सौंप रहे हैं। तो ऐसे में जनता के बीच जो विश्वास है ना वो पनप नहीं पाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है ये जा सकता है, लेकिन मायावती का एक्टिवनेस उन्हें फिर से वापस ला सकता है। पहले मायावती ऐसे राजनीतिक चेहरे के रूप में जानी जाती थी, जो एक डिसीजन ले लेती तो वो उस पर कायम रहती थी। आज यही हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब उनकी बातों को सुनते हैं, जब उनको देखते हैं, समझते हैं, तो वो अपने ही पारिवारिक चीज़ों में उलझी हुई हैं। 1 साल 27 में चुनाव है, 26 में एक्टिव हो रही हैं, क्या ही कुछ होगा। देखिए बिल्कुल बात तो वही है ना कि क्या वक्त बहुत कम है। आप 1 साल पहले, अब देखिए समाजवादी पार्टी ने पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी, बीजेपी ने पहले से तैयारी शुरू कर दी, लेकिन एक जो चीज़ मुझे नज़र आती है वो अगर अभी तक किसी ने उस बारे में ज़्यादा उस पर गौर नहीं किया, वो ये कि अगर सिर्फ दलितों के नहीं, जैसे हमने कुछ फिल्मों को लेकर जब विवाद हुआ था और उन फिल्मों को जातियों से जोड़ दिया गया, तब मायावती ने एकदम एक्टिव होकर उन पर रिएक्शन दिए। ट्विटर पे आप देख लीजिए या फिर उनकी पार्टी की तरफ से उन पर खूब बयान दिए गए। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद मायावती सिर्फ अपने वोट बैंक पर नहीं बल्कि दूसरे ऐसे वोट बैंक पर भी नजर गड़ाए हुए हैं जो शायद सामने वाले को डेंट कर सकता है। अपना हाथ नहीं आ रहा है, दूसरे पे हम टकटकी लगाए हुए हैं। सही बात है। देखिए अपना हाथ नहीं आ रहा है ये बात तय है, लेकिन देखिए सबसे 2-3 आंकड़ों से इसे समझ लीजिए कि समीकरण बदलेंगे या जो भी हो सकते हैं। जब 2022 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का यूपी में, तो उस समय जब सपा के द्वारा जो प्रत्याशी उतारे गए थे वो 3 के आसपास जो है वो यादव समुदाय से थे और 5% जो है वो मुस्लिम समुदाय से थे। बाकी उन्होंने क्या किया था कि जितने भी अदर कास्ट हैं, लोअर कास्ट के आदमी थे, उन पे शिफ्ट कर दिया गया था। तो सपा को इसका फ़ायदा मिला था बहुत ज़्यादा, और यही कारण है कि इस बार भी सपा है जो है वो लगातार यही, इसीलिए जो है सो पीडीए का जो है जब सपा के द्वारा किया जा रहा है बार बार कि कहीं ना कहीं वो यादव को भी और मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ करके थोड़ा सा जो है इस और मूव करेंगे, जिसका फ़ायदा उनको इस बार मिल सकता है। ठीक है सर, यूपी और बिहार या फिर और भी तमाम राज्य हैं जहाँ पर ये देखा जाता है कि फलाने हमारी जाति के हैं तो हम उनको वोट देंगे, भले ही वो काम करें ना करें। वो तो अब युवा चेहरे आ रहे हैं, युवा लोग जो हैं वो आ रहे हैं, तो वो काम को देखते हैं। नहीं तो अभी देखा जाता है फलाने भैया यादव हैं तो हम उन्हीं को वोट देंगे। तो मुझे कहीं पर ये भी लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, उसने ठाकुर और पंडित अपना वोट साध रखा है। जो अखिलेश यादव है वो कह रहे हैं कि यादव जितने यादव समुदाय के हैं और तमाम भी जातियों को मिला करके वो हमारे हैं। बसपा यही कह रही है कि जितने भी SC ST OBC हैं वो हमारे हैं। तो यहाँ पर जो, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं बीजेपी की,
वो कह रही है कि पंडित और ठाकुर हमारे हैं तो हम दूसरे पे निशाना बनाते हैं, ऐसा भी कुछ हो रहा है। नहीं, वो देखा जाता है उसके जब अभी जैसे ये चुनावी माहौल शुरू हो गया, किधर की हवा चल रही है और क्या मुद्दे अभी चुनाव, ऐसा भी नहीं रहा कि जब अब लग रहा है, देखिए जब गांव-गांव अंबेडकर की मूर्ति लग रही है और छत्र लग रहे हैं, 40,000 से ज़्यादा बीजेपी मूर्ति लगाने जा रही है, तो अब उसमें उसने भी देख लिया ना कि वो सिर्फ जनरल या ब्राह्मण राजपूत वाले उससे निकल आई बाहर। अभी तक ऐसा कभी नहीं होता था कि बीजेपी इतनी बड़ी संख्या में या इतने बड़े मिशन के साथ इस तरह चले कि भाई दलित, हाँ दलित और ओबीसी को, तो वो वाला जो आप कह रही हैं कि वो वहाँ से बाहर निकल आए। यही बसपा के साथ, बसपा के बारे में अगर ये कहो कि नहीं सिर्फ वो दलित उनकी पार्टी रही, तो नहीं, इस बार फिर बसपा सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले पर चल रही है। वो दलित के साथ ब्राह्मण, देखो जिस तरह मृत्युंजय ने कहा, वो चाहे फिल्मों वाला मामला हो या यूजीसी वाला मामला रहा हो, मायावती मुखर दिखी हैं। और मायावती के बारे में एक बात ज़रूर कहूँगे कि मायावती के बारे में ये सब कह देते हैं ना कि एक कहावत होती है कि भाई राम की माया राम ही जाने, राजनीति की माया भी मायावती जाने। वो अगर थोड़ी सी भी एक्टिव हो गई और उन्होंने अपना सोशल इंजीनियरिंग, उन्होंने अपना दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और ये पुराना वाला कार्ड खेल दिया, तो जितनी भी भविष्यवाणी हम लोग कर रहे हैं या बाकी लोग कर रहे हैं वो सब फेल हो जाएंगी। बस उसमें बहुत ज़रूरी है बसपा का एक्टिव होना और मायावती का एक्टिव होना। उसके अलावा अब आप ये सोच लीजिए कि मायावती अगर ये चाह लें कि लखनऊ से अगर उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2027 में हम चुनाव लड़ रहे हैं और अपने पहले वाले तेवर में आएंगे, उसी तरह से टिकट बांटे जाएंगे, तो वो पीडीए के लिए दिक्कत करेगा, वो बीजेपी के लिए भी दिक्कत करेगा, वो सबके लिए दिक्कत कर सकता है। बस दिक्कत यही हो रही है कि उनको बस वो पुराना वाला अपना रूप, उनको अपनी वो ताकत, वो एहसास देखना, उनका वोट बैंक भले ही ठीक है, शेयर बाजार समझ लीजिए उसको, और एक बार उसके उनके वोट बैंक को भरोसा हो जाए कि नहीं बहन जी अब एक्टिव हो गई हैं, तो वो फिर से वही 140 की स्पीड पे चलेगा और दोबारा से लौट के अपने खेमे में आ जाएगा। बहन जी एक्टिव तो होती हैं, लेकिन क्या है ना कि एक्टिव होके फिर पता नहीं क्यों डाउन हो जाती है। वो कहते हैं ना बरसाती, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसा होता है कि लोग कहते हैं सियासी गलियारों में कि बरसाती में ढक क्यों निकलता है, फिर चला जाता है। तो ऐसे मायावती आती हैं, 2 रैली करेंगी, फिर शांत हो जाएंगी, तो ये बड़ा इम्पैक्ट डालता है। लेकिन सबकी निगाहें इस पर है कि 120 विधानसभा जो है उस पर 1 लाख वोटर है, दलित वोटर है हर एक विधानसभा पर। ऐसे 120 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, तो इन 120 विधानसभा को साधेगा कौन? और बसपा इकलौती ऐसी पार्टी है कि सिर्फ दलित के साथ नहीं राजनीति करती है, वो सभी जातियों को लेके चलती है। ये बसपा का इतिहास रहा है। लेकिन दलित उसका कोर वोट बैंक है, कोर वोट बैंक, और वो चाहती है कि अगर मेरा कोर वोट बैंक मेरे साथ आ गया, दलित आ गया जो इंडिया के साथ चला गया, कुछ चंद्रशेखर के साथ चला गया, और अब की बार तो एक नया खेल होगा। चंद्रशेखर अकेले निर्दलीय लड़े थे नगीना से, लोकसभा चुनाव जीत लिए थे। अब की बार वो दावा कर रहे हैं चंद्रशेखर कि इस बार हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे। अच्छा, एक कहावत कही जाती है मृत्युंजय कि जब थाली खाली है और उसमें आप चावल गिराएंगे तो वो छटकते हुए चारों तरफ छिटकेंगे, कुछ बाहर भी जाएंगे, कुछ वहाँ भी रहेंगे, कुछ यहाँ भी रहेंगे। दलित भी ऐसे ही छिटक गए हैं क्या? देखिए मुझे लगता है, मैं अरुण की बात से एक जगह ऐसा सहमत हूं कि वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर बहुत बड़ा चेंजिंग फैक्टर होंगे, तो मुझे नहीं लगता। हमने पहले जब अभी हाल फिलहाल में उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो हमने देखा कई जगहों पर तो ऐसी हालत हो गई थी कि उनके कैंडिडेट्स को वोट ही नहीं मिले थे ठीक से। तो मुझे नहीं लगता कि भले ही देखिए आपका एक क्षेत्र में आपका अच्छा खासा प्रभाव हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में तो सत्ता कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो पूरे उत्तर प्रदेश पर दावा ठोक सकती है अपना। तो चंद्रशेखर की दाल तो मुझे लगता है पता नहीं कब जाके गलेगी, तो वहां मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर। एक चीज सर हम लोग ये भी देखते हैं, जैसे कि नीले पट्टे की बात करेंगे तो मायावती और चंद्रशेखर, मायावती नहीं एक्टिव है तो चंद्रशेखर एक्टिव है, यानी कि जब जैसे उनसे कोई चीज छूटती है ना वो तुरंत उसको कैश लेने की कोशिश करते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन मायावती वाली जगह नहीं भर सकते चंद्रशेखर, और उसमें अभी बहुत समय लगेगा। देखो दो तरह से पहले इन्होंने शुरू कर दिया कि हम दलित मुस्लिम वाले एजेंडे पर चल रहे हैं। भाई पहले आपको किसी का विकल्प बनने के लिए पहले आपको वो जो मेन जगह है वहाँ पाँव जमाना पड़ेगा ना। आप अपने दलित युवाओं का या अपने दलित वोट बैंक में ही सही तरह से चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। जो बात मृत्युंजय ने कही, कितना करिश्मा नहीं कर पाए ना वो। एक नगीना जिस तरह से जीते वो भी सब लोग जानते हैं। वहाँ एक थोड़ा सा सहानुभूति भावना और मुस्लिम वोट बैंक और दलित भी कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को उनका इतनी संख्या में वोट बैंक भी नहीं, वहाँ मुस्लिम बहुल सीट है, रिजर्व है, वो बात अलग है। उस तरह से जीत के अब अगर आप करके दिखाएंगे कुछ तब लोग आप पे यकीन कर पाएंगे, वरना मायावती और चंद्रशेखर में भी बहुत ज़मीन आसमान वाला अंतर है। हो सकता है कि देखिए चीज़ें तो सब कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा मुझे लग रहा है चंद्रशेखर से ज़्यादा अखिलेश यादव की तरफ दलित का झुकाव है। और वो इसमें अभी जो उनके तमाम नेता बसपा से जो आए, चाहे वो लालजी वर्मा रहे हों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों, जितने भी बसपा वाले पुराने नेता हैं, उनके जरिए और चुपचाप जिस तरह की चीज़ें बसपा का कैडर
सपा में जो अब है, वो जो जिस काम में लगा हुआ है उसका रिजल्ट देखिएगा, चंद्रशेखर से ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जड़ जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से समाजवादी पार्टी का मजबूत होता है, क्योंकि वहाँ के नेता ही यहाँ आते हैं। तो जो जिस तरीके से जनता को उन्होंने साधा वहाँ पे, कहते हैं आप भी वैसे ही साधिए समाजवादी पार्टी को, आपको पक्का जो है वो कहीं ना कहीं लाभ तो आपके हाथ आएंगे। जी जी बिल्कुल। ये तो तय है ही कि जनता को साधने के लिए तमाम प्रकार के वादे किए ही जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से चाहे बसपा हो, सपा हो, बीजेपी हो, देखिए बीजेपी लगातार जो है वो विकास की राजनीति के आधार पर आगे बढ़ रही है। और इस बार भी वो कहीं ना कहीं चाहे जो भी जाति हो चुनाव में, सबको साधने के लिए यही करेगी। और दलित समुदाय को भी वो विकास के आधार पर ही साधने की प्रयास में लगातार है। और मायावती का जहाँ तक है तो ये बात तय है कि मायावती को थोड़ा सा वोट बैंक कोर में कमी आई है, लेकिन जहाँ तक अंदाजा है कि अगर वो राजनीति में फिर से तमाम प्रकार हमारे साथियों ने कहा कि अगर लगातार एक्टिव रहती हैं तो उसका जो है सो बैंकिंग शिफ्ट हो सकता है, उनका वोट जो है शिफ्ट हो जाएगा उनकी तरफ, वो तो उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। और जहाँ तक सपा की बात है तो सपा लगातार जो है सो लगातार इस अपने सेक्टर से हट करके वो लगातार इस क्षेत्र में घुस रही है और कहीं ना कहीं सेंधमारी कर रही है, जिसका फ़ायदा सपा को लगातार मिला है। अब ये तो खैर चुनाव के समय ही कि जो पार्टियाँ जितने आधार पर जितने प्रत्याशियों को अलग अलग जातियों के आधार पर देगी उसका फ़ायदा उसको मिलेगा। अच्छा सर, एक चीज़ और हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जब भी कोई ऐसी स्थिति होती है तो चाहे आप समाजवादी पार्टी के मुखिया की बात करें, तमाम नेताओं की बात करें, वो एक लाइन कहते हैं कि बी पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ बसपा जो है वो बी पार्टी बन करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रह गई। जब ऐसे आरोप लगते हैं, हालांकि देखो अब राजनीति है, राजनीतिक दल भी राजनीति करते हैं, वो एक दूसरे पे ये बी पार्टी वाला ठप्पा सब लोग लगाते हैं। जब ओवैसी आ जाएं तो उनके बारे में भी पार्टी वाला सेम पश्चिम बंगाल में भी यही हो रहा है। सेम पश्चिम बंगाल में हो रहा है। फिर बसपा के लिए कहा जाता है, फिर बसपा वाले फिर सपा पर जब सवाल उठाते हैं कि आपके तो आधे से ज़्यादा रिश्तेदार और परिवार के लोग बीजेपी में हैं, फिर वो अपर्णा यादव गिनाने लगते हैं, फिर वो धर्मेंद्र यादव के बहन हुई और फिर तमाम लोग, एक लंबी लिस्ट चली आती है कि हाँ, फिर वो उनके मुलायम सिंह के समधी हुए, तो फिर वो नाम वाली लिस्ट आ जाती है। तो ये बी वाला नहीं है। बी जब मान लीजिए कि जब जनता जिसको अपना मान ले कि भाई इनको दिल देना है और इनको वोट देना है, वहाँ से पता लगता है कि भाई कौन किस पार्टी में है और कौन किसके लिए। अभी भी बसपा के लिए यही कहा जाएगा 14 तारीख, क्योंकि हम लौट के अपने ज़रा विषय पर आएँ तो 14 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए। 14 में ऐसा नहीं है कि कोई भी एक चेहरा छोटा है, और उसमें 14 में देखना ही होगा कि कौन कितना बड़ा, कितना अच्छा इंप्रेशन, कितना बड़ा बयान, कितना बड़ा ऐलान कर पाता है, क्या रणनीति जनता के सामने पेश। अब ये मौका होगा जनता के लिए भी और नेताओं के लिए। ये मौका इसलिए होगा कि वहाँ सबसे बड़े चेहरे मोदी हैं, मोदी के साथ योगी होंगे और उनके साथ धामी भी होंगे। तो बीजेपी की तरफ से 3 बड़े प्रमुख चेहरे मंच पर होंगे और वहाँ से जो ऐलान होगा एक बड़ा संदेश जाएगा। मायावती जो ऐलान करेंगी वो तो उसका जो संदेश जाएगा वो तो घर घर जाएगा, और उनके जो कार्यकर्ता इस मामले में ही मानना पड़ेगा बीएसपी के कार्यकर्ता को कि वो बिना किसी बस के, बिना किसी दूसरे के वाहन के या बुलाए भीड़ के वो अपनी एक रोटी दबाता है। हमने पिछली रैली में देखा था, वो अपनी 2-4 रोटी सब्जी अपना दबाएगा और वो झोले में लेकर चला आएगा। ये एक बड़ी ताकत है बसपा के लिए। तो वहाँ से वो जो कहेंगी, क्योंकि अब चुनाव बहुत, पिछली बार जो कहा हम लोगों ने उसका विश्लेषण किया कि मायावती ने कह दिया था फिर नहीं, अब उतना टाइम नहीं है। अब जो कहेंगी वो करेंगी और वो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर बहुत नुकसान होगा। फिर जो पहली बार प्रयोग कर रहे हैं अखिलेश यादव, वहाँ से जो संदेश जाएगा गांव-गांव और इधर उधर वाला, जो वो भी सारी जिनके, क्योंकि इसी बीच हमने देखा था ना पीडीए पंचायत के लोग भी निकले थे, गली गली उन्होंने किया था। अम्बेडकर बस्ती जाएंगे, ये चीज़ें करेंगे। तो तीनों पार्टियों का हो गया। इस बीच आ जाती है एक और पार्टी, कांग्रेस। कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम से शुरू किया दलितों वाला ये सिलसिला। अभी कल परसों उनके यहाँ पे ये पूरा मामला बनाया गया। राहुल गांधी दिल्ली में भी रहे, वहाँ भी रहे, आगे भी रहे। अब जब कांग्रेस के नेता भी उतरेंगे तो मतलब सारी पार्टियां 14 अप्रैल को जो बात कहेंगी उसका विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है, और वो जनता जब तय करेगी कि अब किधर जाएगा दलित वोट या किधर जाना चाहिए। फिर सारे वोटर्स तय करेंगे कि अब हमें कहाँ जाना है। ये सिर्फ ये ब्राह्मणों के लिए भी होगा, राजपूतों के लिए भी होगा, ठाकुरों के सबके लिए होगा। फिर वो सब तय करेंगे कि अब हमें कहाँ जाना है। हाँ, ये बात वही होगी जो आप कह रहे हो कि फिर भी देखा जाएगा कि अब हवा किधर की है। तो जब जिधर की हवा होगी तो बाकी भी उधर चल लेंगे साथ में। कोई एक पार्टी चाहती तो 14 तारीख से 15 भी अपने कार्यक्रम को शिफ्ट कर सकती थी। 14 ही क्यों शिफ्ट किया गया? जब फलाने शिफ्ट कर रहे हैं तो हम भी उसी दिन आएंगे, वो भी उसी दिन आ रहे हैं। ये अच्छा सवाल है कि 14 तारीख कोई क्यों चुना गया, हर पार्टी ने 14 तारीख ही क्यों चुना। तो 14 तारीख जो है ना वो दलितों के लिए बड़ा इमोशनल वाला दिन है, क्योंकि वो अम्बेडकर जयंती है उस दिन। और आप देखेंगे कि नीला झंडा हो या नीला
सैलाब हो, दो ही चिन्ह के साथ चलता है, एक काशीराम और दूसरा अंबेडकर। तो जब ये दो चीज़ें चलेंगी और वो दोनों चीज़ें एक दिन मिलेंगी तो फिर महासंग्राम तो होगा ही। 14 तारीख इसलिए चुना गया ताकि हम उस इमोशन को टच कर पाएं जो दलितों को छूता है। तो ये हमारे तमाम सहयोगी थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये 14 तारीख जो है वो अहम है। और एक चीज़ और गौर करने की बात है कि जो दलित वोट बैंक है वो कहाँ शिफ्ट होता है, और ये जितनी रैलियां की जा रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से या तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, इसका इम्पैक्ट 2027 के विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा, हमारी नज़र बनी हुई है इस पर। और तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।